हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं औद्योगिक संबंध की, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की क्लास। और इंडस्ट्रियल रिलेशन की अगर हम लोग क्लास की बात करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने 4 क्लासों किया हुआ है। अगर हम लोग चौथी क्लास की बात करते भी हैं तो पिछली क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था उसको थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जिससे पता तो चले कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या किया था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने औद्योगिक संबंध के बारे में अच्छी तरीके से जाना था कि औद्योगिक संबंध क्या होता है। औद्योगिक संबंधों की क्लास तो है हम लोगों की, ये बात निश्चित है, लेकिन उसमें हम लोगों ने जाना क्या था, तो उसमें हम लोगों ने श्रम संघ को जाना था, ट्रेड यूनियन जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना था। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग उस क्लास को भी देखें जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लासों को करा दिया है। अब रहा मेरा इन्फॉर्मेशन देने की बात, तो मैंने आप लोगों को अब एक सुविधा कर दी है कि अब मैं जो भी क्लासें लूँगा आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया करूँगा टेलीग्राम पर अगर आप लोग जुड़े नहीं हैं तो उसमें ज़रूर जुड़ जाइए। आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। झारखंड करके एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, झारखंड पीजीटी का एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों को ये पता चलता रहे कि आज हम लोग किस क्लास को करेंगे और कौन सी क्लास आप लोगों की अपडेट या अपलोड होने वाली है। तो श्रम संघ में हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था कि श्रम संघ क्या होते हैं, श्रम संघ के कार्य क्या क्या होते हैं, उनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना था। उसके बाद इनके आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। पीडीएफ की डिमांड मत कीजिए, क्योंकि पीडीएफ हमारे पास होती तो है लेकिन पीडीएफ से कोई पढ़ता नहीं है, इसीलिए हम लोग पीडीएफ नहीं देते हैं। प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आप लोगों को देते रहते हैं, वो मैंने आप लोगों को ग्रुप में दे रखी हैं, 11-12 पीडीएफ ने दे रखी हैं, और भी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने ऑडिटिंग की आप लोगों को पीडीएफ भिजवाई है, 2 पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में अवेलेबल है, उनको आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने पीडीएफ जितनी जहाँ ज़रूरत होती है उनको मैं ज़रूर आप लोगों को डाल देता हूँ। इनके नोट्स आप लोगों को खुद के बनाने होंगे, तो इनके आप लोग प्लीज़ पीडीएफ की डिमांड मत कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन्हीं को करिए, ठीक है। इनके नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से हैंड रेटेड नोट्स बनाइए, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से उनको रिवीजन कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने श्रम संघ की विशेषताओं की बात की थी, श्रम संघों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने श्रम संघ के उद्देश्य को जाना था। और श्रम संघ के उद्देश्य में हम लोगों ने चारों उद्देश्यों को अच्छी तरीके से पढ़ा था। मार्क्स एवं एंजलिस ने कौन सा वर्ग कही थी, बेब्स दंपति तथा अन्य सामाजिक विचारक जो श्रम संघों को औद्योगिक क्षेत्र में प्रजातंत्र का विस्तार मानते हैं, तो ये बात किसने कही थी, बेब्स दंपति तथा अन्य समाजवादी विचारक जो थे उन्होंने प्रजातंत्र का विस्तार मानते हुए वे बातें कही हुई थी। श्रम संघों के प्रकार की बात किसने कही थी, तो क्लार्क केयर ने ये बात कही थी। क्लार्क केयर ने श्रम संघों को 6 प्रकार से बांटा है। तो वो 6 प्रकार होते कौन से हैं, हो सकता है आप लोगों से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रम संघों के प्रकार बताइए। तो वो प्रकार आप लोगों के 6 हैं, तो उनको मैंने शुद्ध तेल संघ, विकसित संघ, प्रबंध संघ, नए संघ, श्रम गुट संघ और हम लोगों की प्रत्यक्ष नियंत्रण संघ, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने की हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने श्रम संघों की संरचना पर बात की हुई थी। तो यहीं से हम लोगों को स्टार्ट करना है कि श्रम संघों की संरचना को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है। तो पहली कौन सी है, दस्तकारी संघ होता है। पहला जो होता है उसे दस्तकारी संघ में रखा है, और दूसरा जो संघ होता है उसे सामान्य संघ में रखा है, और तीसरा जो संघ है उसे औद्योगिक एवं रोजगार संघ में रखा है। तो इससे आगे की बातें हम लोग अब करने वाले हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, अपनी क्लास नंबर 4 को हम लोग करने वाले हैं। तो क्लास नंबर 4 की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्लास नंबर, हम लोगों की कौन सी है, क्लास नंबर 4 तो हो चुकी है। अब हम लोगों को करनी है क्लास नंबर 5, और वो भी किसमें हम लोगों की चल रही है, तो ये क्लास है हम लोगों की औद्योगिक संबंधों की क्लास चल रही है। औद्योगिक संबंध अगर मान लो कोई नया ज्वाइन हुआ है तो उसको भी पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कितनी हो चुकी हैं क्लासें। तो हम लोग इस प्रकार से पढ़ रहे हैं जिससे हम लोग ऑफलाइन बैचों में या फिर जो पैसे पेड बैचों में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से हम लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। बस ये है कि कुछ चीज़ें रेगुलर नहीं हो पाती हैं मेरी वजह से, तो वो दिक्कतें मैं जल्द से जल्द उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि मैं और भी जगह अपने ऑफलाइन बैचेस को पढ़ाता हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। लेकिन मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं पूरा का पूरा टाइम आप ही लोगों पर दे देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं दस्तकारी संघ। अब दस्तकारी संघ की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो ये कौन से संघ होते हैं, दस्तकारी संघ। अब दस्तकारी संघ जो है तो इनको हम लोग देखेंगे और अच्छी तरीके से इनको समझेंगे। तो ये वे संघ होते हैं, ये वे उद्योग होते हैं जो किसी विशेष उद्योग में कार्यरत होते हैं। तो ऐसे ये वो उद्योग होते हैं जो किसी विशेष उद्योग में कार्यरत होते हैं। दस्तकारी संघ जो होते हैं वो किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष उद्योग में कार्यरत होते हैं। तो ये 1 से अधिक कर्मचारियों के भी संघ हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें
एक कर्मचारी ही संघ के रूप में हो, तो ये जो होते हैं एक से अधिक कर्मचारियों के संघ भी हो सकते हैं। मान लो कि एक फैक्ट्री में जो संघ है उनका संघ होता है, तो ये एक से अधिक कर्मचारियों के संघ भी हो सकते हैं। इसमें अधिकांश सदस्य श्रम करने वाले होते हैं, मतलब इसमें जो अधिकांश सदस्य होते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रम करने वाले होते हैं। तो इन संघों का उद्देश्य श्रमिकों को शोषण से बचाना, मतलब कि श्रमिकों को उनके मालिकों के द्वारा जो शोषण किया जाता है उससे बचाना। तो इस बात को एक बात याद रखिएगा कि तीन संरचना के तीन भाग होते हैं, दस्तकारी संघ, सामान्य संघ और हम लोगों का एक और है हम लोगों का, वो है औद्योगिक एवं रोजगार संघ। तो इनमें हम लोगों को ये जानना है कि दस्तकारी संघ क्या होता है। तो ये विशेष उद्योग में कार्यरत होते हैं, इनके ज़्यादातर जो अधिकांश सदस्य होते हैं वो श्रम संघ वाले होते हैं। और तीसरी बात, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है पहले ही, कि ये जो संघ होते हैं ये क्षैतिजीय होते हैं। इनके उदाहरण जो होते हैं तो वैसे रेलवे व डाक तार कर्मचारी जो होते हैं या फिर अध्यापकों के जो संघ होते हैं वो इस प्रकार के संघ में आते हैं। तो दस्तकारी संघ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये कौन से संघ होते हैं। जो विशेष उद्योग में कार्यरत होते हैं उन्हें दस्तकारी संघ कहते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो ज़्यादातर श्रम करने वाले होते हैं, जैसे रेलवे हो गया, डाक हो गया और कर्मचारी अध्यापक हो गए। तो इन प्रकार के जो संघ होते हैं, जैसे रेलवे का संघ हो गया, रेलवे कर्मचारियों का संघ होता है, डाक कर्मचारियों का संघ होता है, कर्मचारियों अध्यापकों का एक संघ होता है, बैंकों जो बैंक में काम करते हैं उनका भी एक संघ होता है, जो बैंक में कर्मचारी काम करते हैं उनके भी संघ होते हैं। तो दस्तकारी संघ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस बात को याद रखिएगा कि दस्तकारी संघ क्षैतिजीय होते हैं, इनको याद रखिए। उसके बाद हम लोगों को दूसरा देखना है, तो दूसरा है हम लोगों का सामान्य संघ। अब सामान्य संघ क्या होता है, तो सामान्य संघ जो होता है उसके बारे में देखते हैं कि सामान्य प्रकार के संघ वे संघ होते हैं जो सभी प्रकार के उद्योगों में पाए जाते हैं। तो ये तो नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सामान्य संघ कौन से होते हैं, जो सभी उद्योगों में, ज़्यादातर उद्योगों में पाए जाते हैं, सामान्य प्रकार से पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग सामान्य संघ कहते हैं। तथा विभिन्न कौशल एवं स्तर के व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं। तो इसमें क्या है कि विभिन्न कौशलों के और स्तरों के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है और ये सामान्यतः सभी उद्योगों में, ज़्यादातर उद्योगों में पाए जाते हैं। इन संघों को सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इन संघों में सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, ये थोड़ा गलत लिख गया, टाइपिंग एरर है, तो पाए जाते हैं। अर्थात ये संघ किसी प्रकार की समस्या के लिए श्रमिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब कि कर्मचारी जो होता है, सामान्य जो संघ होता है, वो चाहे कर्मचारी की कोई भी समस्या हो उसके साथ में रहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो इनका जो उदाहरण है, तो इनका उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं कि इनका उदाहरण है परिवहन तथा सामान्य कर्मचारी आदि। तो परिवहन के जो हैं या सामान्य कर्मचारी होते हैं तो इस संघ में आते हैं। तो सामान्य कर्मचारियों के लिए कौन सा संघ होता है, सामान्य संघ होता है। रेलवे कर्मचारियों के लिए हम लोगों का दस्तकारी संघ होता है। तो एक तरीके से वो जो होता है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं दस्तकारी संघ में। तो ये जो संघ होता है तो ये क्षैतिजीय होता है और इसको याद रखिए कि ये सामान्य संघ होता है। तो इनको हम लोगों को, इसमें ज़्यादा कुछ रूल अच्छा ऐसा कठिन रूल नहीं है जिससे आप लोगों को समझ में ना आए। उसके बाद हम लोगों का जो तीसरा प्रकार है, और तीसरे प्रकार की हम लोग बात करते हैं, तो तीसरा जो प्रकार है उसे बोलते हैं औद्योगिक एवं रोजगार संघ। औद्योगिक एवं रोजगार संघ की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो औद्योगिक एवं रोजगार संघ, तो इसमें हम लोग समझते हैं कि औद्योगिक एवं रोजगार संघों को किसी भी उद्योग के श्रमिक सदस्य बन सकते हैं। मतलब कि सदस्य किसी भी उद्योग के जो होते हैं वो श्रमिक जो होते हैं वो इस संघ के सदस्य बन सकते हैं। चाहे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं तुम इसमें नहीं शामिल हो सकते, किसी भी उद्योग का हो वो इसमें सदस्य बन सकता है। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाहे लोहा हो या फिर इस्पात उद्योग हो, लोहा एवं इस्पात उद्योग एक ही हो गया। उसके बाद वस्त्र उद्योग की बात करने वाले हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा। इनमें कौशल एवं तकनीक के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। तो और इनको याद रखिए कि ये ऊर्ध्वमुखी होते हैं, मतलब वर्टिकल होते हैं। और वो कैसे होते हैं, वो क्षैतिज होते हैं। तो इनको याद रखिएगा कि एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। तो इसको याद रखने के बाद हम लोगों को ये देखो, इसमें ऊर्ध्वमुखी होते हैं। तो कौन से संघ ऊर्ध्वमुखी होते हैं, जो रोजगार एवं औद्योगिक संघ होते हैं वो ऊर्ध्वमुखी होते हैं। तो हम लोग लिख भी देते हैं ताकि इससे और अच्छी तरीके से रिवीजन हो सके कि दस्तकारी संघ कैसे होते हैं। तो दस्तकारी जो संघ होते हैं वो क्षैतिजीय होते हैं, क्षैतिज होते
हैं, क्षैतिज होते हैं। और दूसरा जो संघ है उसे बोलते हैं औद्योगिक संघ। औद्योगिक या रोजगार संघ की बात हम लोग करने वाले हैं, तो औद्योगिक एवं रोजगार संघ की बात करने वाले हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये ऊर्ध्वमुखी होते हैं, ऊर्ध्वमुखी होते हैं, मतलब वर्टिकल होते हैं। तो इनको याद रखिएगा। तो इसके जो होते हैं ये 3 प्रकार के मैंने आप लोगों को संघ बताए, सामान्य संघ बताया, दस्तकारी संघ बताया और औद्योगिक एवं रोजगार संघ बताया। तो इतना करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट बातों को जान लेते हैं, और वो नेक्स्ट बातें हम लोगों की क्या हैं, तो उनको भी हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिससे आप लोगों को अच्छे नंबर आ सकें। श्रम संघों का सफल बनने के लिए उपाय। श्रम संघों को अगर हम लोग सफल बनाने के उपाय करते हैं तो वो क्या क्या उपाय हैं, तो वो उपाय आप लोग जानते भी होंगे। तो वो उपाय हो सकता है आप लोगों ने पढ़ भी रखे हों, लेकिन हम लोग अभी पढ़ेंगे, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, और जो नहीं जानता होगा उसको समझ में भी आ जाएगा कि उपाय क्या क्या होते हैं, श्रम संघ कैसे सफल बनाएं हम लोग। तो सबसे पहला श्रम संघ, जैसे मान लो कि जिसके उपाय जो हैं, उसका पहला उपाय है कि परंपरागत, अधिकांश जो परंपरा के रूप में अगर हम लोग परंपरा की बात करें तो अधिकांश श्रम संघों का कार्य आज भी इच्छुक निर्वेतन कर्मचारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो इच्छुक निर्वेतनमान होते हैं, मतलब कि जो कर्मचारी ऐसे होते हैं जो इसमें संघ में शामिल होना चाहते हैं वो इसमें हो सकते हैं। कोई इसमें रूल नहीं है कि सभी लोगों को शामिल होगा या फिर तुम इस संघ में शामिल नहीं हो सकते, तो ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें। परंपरागत अधिकांश संघों का कार्य आज भी इच्छुक निर्वेतन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रथा को कम किया जाना चाहिए, इस प्रथा को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि निर्वेतनमान कार्यकर्ता संघों के कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं, मतलब कि जो वेतन पर कार्य करते हैं, कर्मचारी जो कार्य करते हैं वो इसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो इस प्रथा को इन्होंने कहा है कम किया जाना चाहिए। तो ये इनका पहला उपाय है। उसके बाद दूसरा उपाय क्या है? तो दूसरा उपाय है इनका कि श्रम आंदोलनों को प्रारंभ से ही नेतृत्व बाहरी व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय नेताओं, वकीलों, शिक्षित, ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, बाहरी व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय नेताओं, वकीलों, शिक्षित वर्ग से प्राप्त हुआ है। कई बार श्रमिक वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया है, अतः श्रम संघों का नेतृत्व जो है वो श्रमिकों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो ये भी उपाय है कि जो श्रम संघ होते हैं तो उसमें जो होता है लीडर जो होता है वो ज़्यादातर कोई राष्ट्रीय नेता होता है, वकील होता है या शिक्षित वर्ग से कोई प्राप्त होता है। लेकिन कई बार जो होता है वो श्रमिक वर्ग का ध्यान नहीं रखा जाता है, और श्रमिक वर्ग का जब ध्यान नहीं रखा जाएगा तो श्रमिक जो है वो अपनी विवादों को या फिर उसका जो शोषण होगा तो वो कैसे बचेगा। तो इसके लिए इन्होंने ये उपाय दिया है कि श्रम संघ ऐसे होना चाहिए जो श्रमिकों के नेतृत्व को, मतलब कि श्रमिकों की बात सुने, और श्रमिकों की बात सुनेगा वही जो श्रमिकों से संबंधित होगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि श्रम संघ अतः, ये देखो लिखा हुआ है ना, अतः श्रम संघों का नेतृत्व जो होता है वो श्रमिकों के द्वारा किया जाना चाहिए, तभी श्रमिकों की समस्याओं को हल किया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस मुझे थ्योरी पढ़ानी है आप लोगों को अच्छी तरीके से। न्यूमेरिकल जहाँ कराने होते हैं तहाँ न्यूमेरिकल भी आप लोगों को कराते हैं, और जहाँ थ्योरी की बात आती है तो वहाँ थ्योरी भी कराते हैं। अब आप लोगों की इनकम टैक्स में भी क्लासें आप लोगों को जल्द से जल्द मिलने वाली हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूँगा, जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों के लिए करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं तीसरा नंबर उपाय जो है। इन्होंने तीसरा नंबर उपाय क्या कहा है, तो तीसरे नंबर उपाय को जान लेते हैं। तीसरा जो उपाय इन्होंने बताया है, तीसरा जो उपाय इन्होंने बताया है कि भारतीय श्रम संघ आज भी निर्माण की ओर अग्रसर है। मतलब कि आज भी अगर कोई कहे कि भारतीय जो श्रम संघ है वो परफेक्ट है क्या, मतलब हो गया, नहीं, आज भी निर्माण की ओर अग्रसर है, उसका आज भी हम लोग निर्माण कर रहे हैं। इसके प्रमाण जो हैं, इसके प्रमाण कहाँ हैं? राजनीतिक मतभेद, साधनों का अभाव आदि आज भी सशक्त श्रम संघ के विकास की आवश्यकता है। मतलब आज भी हम लोगों को एक सशक्त श्रम संघ की विकास की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन अभी भी हम लोग कैसे हैं, निर्माण की प्रक्रिया हम लोगों की चल रही है। जैसे मकान जो होता है वो निर्माणहीन होता है, तो मतलब अभी काम प्रोसेस पर है, वर्क इन प्रोग्रेस है अभी। तो इसी प्रकार से श्रम संघ है कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब वर्क जो है वो पूरा भी नहीं हुआ है। उसके बाद चौथा जो है उपाय, जो इन्होंने चौथा उपाय दिया है, तो एक उद्योग में एक संघ होना चाहिए। इन्होंने ये कहा है कि एक उद्योग में एक संघ होना चाहिए। अब ये नहीं है कि वो जो संघ बना हुआ है वो कई उद्योगों में है, तो वो बातें क्या सुनेगा, नहीं सुन पाएगा भाई। तो इन्होंने इसलिए ये कहा है कि एक उद्योग में एक संघ होना चाहिए, क्योंकि एक से अधिक संघों के होने से अंतर संघीय विवाद, मतलब कि अगर मान लो एक जो उद्योग है, ठीक है,
ये उद्योग है, और उसमें संघ हैं 2 या 4, मान लो 2 हैं, तो इनमें आपस में विवाद नहीं होगा। ये कहेंगे कि ये कंडीशन सही है, ये कहेंगे कि ये कंडीशन सही है। तो इसमें क्या होगा कि अंतर संघीय विवाद जागृत होगा, या फिर अंतर संघीय विवाद बढ़ते हैं, तो इसलिए एक उद्योग में एक संघ। इससे श्रम संघ आंदोलन कमजोर होते हैं। इससे जो होता है, अगर हम लोग एक से अधिक अगर रखते हैं, मान लो एक से अधिक संघ होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि इससे श्रम संघ आंदोलन कमजोर होते हैं, क्योंकि आधे लोग इस संघ का सपोर्ट करेंगे और आधे लोग इस संघ का सपोर्ट करेंगे। तो जिसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं मान लो, तो उसको तो भैया फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि जब ये आपस ही में लड़ रहे हैं तो इनको लड़ने दो, हमें क्या मतलब इससे। तो इससे क्या होगा कि ये एक उपाय है कि इन्होंने कहा है कि अच्छी कैसे बनाए, सफल कैसे बनाए हम लोग। तो एक उपाय है कि एक उद्योग में एक संघ बनाना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों और भी उपाय हैं, लेकिन हम लोगों ने इतना लिखा है कि 5वां जो उपाय है इसका भी देख लेते हैं कि श्रम संघ अधिनियम 1926 में अब तक कई संशोधन किए जा चुके हैं। अगर पूछा जाए कि श्रम संघ अधिनियम की बात हम लोगों ने की हुई है, तो अभी जो श्रम संघ अधिनियम चल रहा है उसमें हम लोगों ने 1926 चल रहा है, ठीक है। अब 1926 में चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें अब तक कई बार संशोधन किए जा चुके हैं, इस बात को इन्होंने कहा है, ठीक है। तो इस जैसे मान लो कि श्रम संघ अधिनियम की बात करते हैं तो 1926 है में अब तक कई संशोधन किए जा चुके हैं, और अब तक श्रमिकों व नियोक्ता मतलब श्रमिकों व मालिकों का दृष्टिकोण परिवर्तित हो चुका है। तो एक नवीन श्रम संघ अधिनियम बनाया जाना चाहिए, मतलब कि अभी एक नवीन जो श्रम संघ अधिनियम है उसकी डिमांड की जाने लगी है, तो एक नवीन श्रम संघ अधिनियम बनाया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ बातें हम लोग और जान लेते हैं जो मैंने आप लोगों को इसमें नहीं लिख रखी हैं, उनको भी मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों के लिए लिख के भी बताता हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी बातें मालूम चल जाए। तो हम लोग एक हेडिंग और लगाते हैं कि भारत में श्रम संघों का ऐतिहासिक विकास, की भारत में किस किस क्रम में कौन कौन से सन में श्रम संघों का औद्योगिक विकास किया गया है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। और जहाँ डिटेल की बात आएगी वहाँ डिटेल को भी पढ़ेंगे, ये मत सोचिए कि हम लोग ऊपर से पढ़ेंगे, पूरी डिटेल करेंगे, ये बात ठीक है, बेफिक्र रहिए। तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं कि भारत में श्रम संघों का औद्योगिक ऐतिहासिक विकास, इसको यहाँ से उठाइए। भारत में श्रम संघों का ऐतिहासिक विकास, मतलब कि भारत में किस किस प्रकार से श्रम संघों में परिवर्तन किए गए हैं, उनका विकास कैसे हुआ है, तो इसको हम लोगों को जानना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो समाज, इसका अध्ययन हम लोग निम्न कालों में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो समाज कल्याण काल। अब समाज कल्याण काल की बात हम लोग कब करते हैं तो सोशल वेलफेयर पीरियड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सोशल वेलफेयर पीरियड, और इसकी बात हम लोग कब करते हैं 1875 से लेकर 1918 तक की हम लोग बात इसमें करने वाले हैं। दूसरा जो है श्रम संघों का प्रारंभिक काल, श्रम संघों का प्रारंभिक काल, अरे एक सेकेंड, ये नंबर कहाँ से मिलते हैं। श्रम संघों का प्रारंभिक काल, अब प्रारंभिक काल कब से स्टार्ट हुआ था तो 1918 से लेकर 18 से लेकर, बार बार वही वर्ड निकल रहे हैं, 1918 से लेकर 1924 तक। तो श्रम संघों का जो प्रारंभिक काल है, हो सकता है पूछा जाए कि श्रम संघों का प्रारंभिक काल कब से कब तक है, तो 1918 से लेकर 1924 तक। इसे बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ लेबर यूनियन एरा, ठीक है। उसके बाद साम्यवादी, उसके बाद है साम्यवादी
साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा काल, साम्यवादी विचारधारा काल। और इसमें बात करने वाले हैं तो ये है 1924 से लेकर 1935 तक। तो ये हम लोगों का साम्यवादी विचारधारा काल, कम्युनिस्ट थ्रोट एरा सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का चौथा जो पीरियड है उसे बोलते हैं श्रम संघ काल। तो उसे बोलते हैं श्रम संघ काल। और श्रम संघ काल को बोलते हैं हम लोग ट्रेड यूनियन पीरियड। और ये कब से कब तक है तो ये है 1935 से लेकर 1939 तक, 1939 तक ये है। उसके बाद द्वितीय महायुद्ध काल। तो उसके बाद था हम लोगों का द्वितीय महायुद्ध काल। और द्वितीय महायुद्ध काल की हम लोग बात करते हैं तो इसे बोलते हैं सेकेंड वॉर पीरियड। और सेकेंड वॉर पीरियड कब से कब तक है तो 1939 से लेकर 1947 तक, 1947 तक। और लास्ट है हम लोगों का वर्तमान काल जिसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड है 1947 से लेकर 1947 से आगे, 1947 से जो आगे हुआ है वो सारा का सारा हम लोगों का वर्तमान काल में हुआ है। तो ये है भारत में अगर श्रम संघों का ऐतिहासिक विकास की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले समाज कल्याण काल आया। और समाज कल्याण काल क्या है तो समाज कल्याण काल में 1875 से लेकर 1918 तक हम लोगों का समाज कल्याण काल रहा। उसके बाद श्रम संघों का प्रारंभिक काल आया, उसमें 1918 से लेकर 1924। साम्यवादी विचारधारा काल 1924 से लेकर 1935 तक। श्रम संघ काल 1935 से लेकर 1939 तक। द्वितीय महायुद्ध काल तो 1939 से लेकर 1947 तक। और लास्ट हम लोगों का वर्तमान काल जो प्रेजेंट टाइम में अभी हम लोगों का चल रहा है उसे हम लोग वर्तमान काल मॉडर्न पीरियड कहने वाले हैं। उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे तो आगे हम लोग सबसे पहले अब ये कहानियाँ हैं कि भारत में समाज कल्याण काल में हम लोगों का क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो इनको हम लोग जानेंगे। अगर हम लोगों को मोस्ट लगेगा तो हम लोग वो भी आप लोगों को करवाएंगे। लेकिन नेक्स्ट जब क्लास करेंगे तब उसमें हम लोग आपको इनमें से अगर मोस्ट चीज़ें लगेंगी तो आप लोगों को करवाई जाएंगी। लेकिन मैंने जो मोस्ट लगा मुझे कि समय ज़रूरी होती हैं उनको हम लोगों ने लिखवा दिया आप लोगों के सामने। और भी कुछ ज़रूरी होगा तो उनको भी हम लोग लिखेंगे लेकिन अगली क्लास में। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। और याद रखिए आप लोग कि इनकम टैक्स में हम लोगों की 16 क्लासें हो चुकी हैं और इनकम टैक्स में हम लोग जल्द से जल्द क्लासें करने वाले हैं। हो सकता है कल क्लास हो। एक आप लोगों को ऑडिटिंग की MCQ की क्लास आप लोगों को कल मिलेगी। कल संडे है लेकिन हम लोग क्लास करेंगे। उसके बाद हम लोगों को 2 क्लासें में आप लोगों को कोशिश करूँगा कि 2 या 3 क्लासें कल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग, जिससे आप लोग और भी लोग इसको देख सकें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।